हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ घटना चक्र। घटना चक्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे, उन सारे एग्जाम के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने से पहले आज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 29 दिसंबर का जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है, उनके लिए आप वीडियो अवश्य देख करके जाए। सिर्फ टेक्नीशियन के लिए ही नहीं, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कहाँ पर हुआ था अगर पूछ लेगा तो बताना है कि बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसमें टोटल 72 आदमी ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता पूछेगा कौन किया था? तो बेमेश चंद बनर्जी ने किया था। अच्छा, इसका अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम। किसको बनाया गया था? ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के अंदर पहले भारतीय यूनियन नाम था, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन नाम था, लेकिन यूनियन को हटा करके दोस्तों कांग्रेस लाया गया। कौन सा शब्द लाया गया? कांग्रेस। पूछेगा कि कांग्रेस में कांग्रेस शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता हम लोग किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। और ये व्यक्ति कांग्रेस के दूसरे पारसी अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अशांति का जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अच्छा, यह बात किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्कशन में वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था, अशांति का जन्मदाता कहा था। इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा भी किया था, जिसमें वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और उसके 2 साल बाद 1895 ईस्वी में हिंदुओं में एकता लाने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू कर दिया। अच्छा, और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका आप याद रख सकते हैं कि मराठा और केसरी। 2 गो पत्रिका आप याद रख लीजिए, मराठा और केसरी। जो मराठा था दोस्तों, ये मराठी भाषा में नहीं था, ये इंग्लिश भाषा में था। लेकिन जो केसरी है, केसरी पूछेगा कौन भाषा में था? तो केसरी मराठी भाषा में था। आपको ये बात याद रखनी है। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको और भी बताता हूँ, आप लोग फटाफट कमेंट में उनका जवाब दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग उतना देर से हमसे पढ़ रहे हैं, आप लोगों में कितना कॉन्फिडेंस जगा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को तो हम लोग कहबे करते हैं, लेकिन इसके बाद में और कौन से व्यक्ति को हम लोग कहते हैं? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों शेर ए पंजाब यानी पंजाब का शेर हम लोग किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहते हैं। अब लाला लाजपत राय के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्हें शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे भारतीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। हमको पता है कि 1907 में कांग्रेस में हो जाता है फूट और कांग्रेस होता है 2 भाग में टूट। और ये जब ये 2 भाग में टूट जाता है तो एक भाग गरम दल कहलाता है और एक भाग नरम दल कहलाता है। गरम दल का नेता दोस्तों कौन था? लाल बाल पाल। आपको क्या याद रखना है? लाल बाल पाल। लाल से याद रखना है बिपिन चंद्र, लाल से याद रखना है लाला लाजपत राय, बाल से याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, पाल से याद रखना है बिपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल का नेता ये था। नरम दल का नेता कौन था? महात्मा गांधी सब था, अहिंसावादी लोग था। तो इन्होंने याद रखना है इतनी बातें। और पंजाब में 1906 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ। सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी तथा लाला लाजपत राय व अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा, वो कौन थे? अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया। और लाला लाजपत राय
का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों किसके हुआ था, साइमन कमीशन के विरोध में हो गया था। अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स ने उन पर लाठी चार्ज किया था। कौन किया था, अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स ने उन पर लाठी चार्ज किया था, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले लाला का शब्द था, मेरे सिर पर पड़े हर एक लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों को कील की तरह चुभेगी और लाश की पेटी तक ले जाएगा। तो और भी बातें मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उस गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल में कौन सा था। तो आप बता सकते हैं कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें अंग्रेज ने भाग लिया था, वो कौन था दोस्तों, वो था लॉर्ड वेलिंगटन। कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन। ये 1915 में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, चौथा नंबर का ये रहा प्रश्न मेरे सामने में। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो आपका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलिंगटन इसका राइट होगा। अब लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे 31वें अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। इस अधिवेशन का आयोजन 1915 में हुआ, बम्बई में किया गया था। इस समय वह बम्बई का गवर्नर था। उन्होंने 1931 से 36 तक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य किया। इसके कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। टोटल दोस्तों गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था, 3 हुआ था। तो लगातार ये हुआ था 30, 31, 32, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। हम लोग जानते हैं गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में जो अध्यक्षता किया था, कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं कि इस अधिवेशन में हुआ क्या था। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कहाँ पर था भैया, गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया फरवरी 1938 में। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था, याद रखिएगा, यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। दूसरी बार वे 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इनको अध्यक्ष पद से त्याग देना पड़ा। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में, विरोध में पट्टाभी सिद्धारमैया मैया को उतारा, और पट्टाभी सिद्धारमैया हार जाता है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाता है। तो गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ, मैं देश के मिट्टी से कांग्रेस से बड़ी संस्था बना सकता हूँ। जिसके बाद मजबूरन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। तो याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब आज़ाद हुआ तो पूछ रहा है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आज़ाद भारत जब हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। उनका नाम था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। क्या था, जीवट राम भगवान दास कृपलानी था। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला, प्रारंभ किया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी अथवा प्रजा पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या था। तो कांग्रेस, हमको पता है कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस 2 भाग में टूट गया, क्योंकि अपने में ही पड़ गया फूट, कांग्रेस हो गया 2 भाग में टूट, एक नरम दल और एक गरम दल। तो नरम दल का हम पूछ रहा है कि इसका रणनीति क्या था। तो नरम दल का क्या था, राजवाम बंद। तो इसका अर्थ क्या होता है, राजवाम बंद पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न करना व शासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर हुआ। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस जो था किस अधिवेशन में अलग हो गया था। तो नरम दल गरम दल में बट गया था। तो सूरत अधिवेशन में कब, 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दिया गया था। तो 1960 के हुए स्वतंत्रता संग्राम में किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष का कारावास का सजा दिया गया था। वो किसको दिया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। किसको दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। और केसरी में वर्णित, केसरी क्या है, इसकी
पत्रिका है, जो कौन भाषा में है? केसरी है। केसरी है यह मराठी। इसका 2 गो पत्रिका है, मराठी और केसरी। मराठी और केसरी। मराठी जो है वो इंग्लिश में है और केसरी जो है ये मराठी भाषा में है। तो केसरी में वर्णित लेख के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 24 जून 1908 को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल, जो कहाँ पड़ता है? वर्मा में, कैद कर दिया गया। यहीं पर अपने कारावास के समय तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज ऑफ गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? दोस्तों, गीता रहस्य जो पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की है। इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। तो वह लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनकी बातों को अगर और डीपली में जाने तो 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1916 में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का अर्थ अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार MCQ लेकर के आता रहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए आप लोग वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया ITIHASKI इतिहास की DUNIYA 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को का मजाक किसने उड़ाया था? दोस्तों, कौन? तो लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। कौन? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं इनकी पहलू को। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से 1800 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर वायसराय डफरिन ने यह कहते हुए उपहास किया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधित्व वाली संस्था है। यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधित्व वाली संस्था है। यह बात कौन बोला था? कांग्रेस की स्थापना के वक्त में लॉर्ड डफरिन ने बोला था। और भी कई लोग ने अपना अपना राय दिया था। जैसे कहा था कि कांग्रेस जो संस्था है यह अंग्रेज लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है। आप लोग बताइए यह बात किसने कहा था? और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस कांग्रेस नामक संस्था को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ये बात कौन बोला था? महात्मा गांधी ने, यानी कि राहुल गांधी का भविष्यवाणी पहले महात्मा गांधी ने कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों 1886 में कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। यह कांग्रेस के दूसरे पारसी अध्यक्ष थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी अगर बात करें तो इनका 1886 में, 1893 में और 1906 में अध्यक्षता किया। जॉर्ज यूले 1888 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में, इन्होंने 2 बार अध्यक्ष बना और 1902 में, लाला लाजपत राय सिर्फ 1 बार 1920 में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस स्टेशन पर केंद्रित हो गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के कारण। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है कांग्रेस की कार्यकारिणी? क्या है कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति? तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों जो कब हुआ था? 1939 में। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को दक्षिण पंथियों के मध्य विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। इस विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया एवं मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। इनका नारा याद रख लीजिएगा, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। ये सब नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रही है तो श्रीमती एनी बेसेंट। जब पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपका आंसर आता भारतीय पूछेगा तब सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पहली महिला, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और एनी बेसेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 में कलकत्ता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल होम रूल लीग की स्थापना किया। अच्छा दोस्तों, होम रूल लीग आपने पढ़ा होगा कि होम रूल लीग का स्थापना 2 जगह हुआ था, एक मद्रास में और एक मुंबई में। तो दोस्तों जो मद्रास में हुआ था, यानी कलकत्ता में जो हुआ था, उसका स्थापना कौन की थी? यही एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन जो मुंबई में हुआ था उसका स्थापना कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो आपको ये बात याद रखनी है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया इनको? कानपुर अधिवेशन में। चलिए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लोकनायक हम लोग किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। अच्छा, लोकमान्य किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोकमान्य कहेगा तब बाल गंगाधर तिलक। तो फिलहाल यहाँ लोकनायक पूछ रहा है, तो लोकनायक हम लोग किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और जयप्रकाश नारायण की अगर बात किया जाए तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और 1998 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। मरने के बाद इसको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण को दोस्तों जयप्रकाश नारायण यह हजारीबाग जेल तोड़ करके भाग गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनको गिरफ्तार किया गया था और ये हजारीबाग जेल तोड़ करके भाग गया था। इतनी बात आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कौन था? तो बिहार सोशलिस्ट हम लोग जानते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बोनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1934 में कांग्रेस की समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए हम लोग डिस्कशन को देखते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मनु मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, तब जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो पूना समझौता पर पूछ रहा है कि कौन हस्ताक्षर नहीं किया गया था। दोस्तों पूना समझौता 24 सितंबर या 26 बोलिए, तो कभी 24 कभी 26 भी रहता है। तो 1932 को हुआ था। तो पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो हम लोग देखते हैं इनकी व्याख्या को। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए था, बिल्कुल राइट होगा। और 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर डॉक्टर अंबेडकर दलित की ओर से था और पंडित मदन मोहन मालवीय ये हिंदू के जाति की तरफ से था। ये दोनों ने हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजन को पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। इसके साथ ही दलितों के लिए आरक्षित 71 स्थान सीट से बढ़ा करके 147 सीट कर दिया गया और भीमराव अंबेडकर मान गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब क्वेश्चन का जो है ट्रेंडिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। आप ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था, पूना समझौता लगा देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के किस बेटे ने
पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो महात्मा गांधी के किस बेटे ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो देवदास ने। किसने किया था? देवदास ने। आपको ये बात याद रखना है, आगे जो है और खतरनाक लेवल का क्वेश्चन सब पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पूना समझौता का संबंध था। पूना समझौता का किससे संबंध था? तो दलित वर्ग की तरफ से कौन था? कौन था दलित वर्ग की तरफ से? तो बाबा साहब थे। तो ये दलित वर्ग से था संबंध। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि पूना समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। हाँ, दलित वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सवर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार हेतु समाज समता संघ की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार अन्न जल कब किया था, मतलब भूख हड़ताल कब किया था? तो वो कब किया था? तो हमको पता है कब किया था। कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता दंगे के समय, जालियांवाला बाग के समय। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनल अवार्ड के तहत किया था। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत जो 16 अगस्त 1932 के द्वारा, यह था हिंदू और मुसलमान को अलग करने का रणनीति था। सांप्रदायिक पंचायत क्या था? हिंदू और मुसलमान को अलग करने वाला रणनीति था। और 1932 के द्वारा मुसलमान एवं सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी जी ने इस पंचायत का विरोध में 20 सितंबर 1932 को यड़ावदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। मदन मोहन के प्रयासों से पूना में गांधी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। दोस्तों यहाँ का जो है ना क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, मैं आपको सही बात बताता हूँ। पहली बार कहेगा कि आमरण अनशन महात्मा गांधी ने कब किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद आंदोलन में किया था। आपको ये बात याद रखना है। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह या आंदोलन जो भी रहेगा आपको लगा देना है। चलिए उसके बाद में की घटना है ये। चलिए बढ़ते हैं, ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है। किससे है? बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर व बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। यह मुख्यतः बारदोली क्षेत्र से, बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में संबंधित है, जहां निम्न जनजाति जिन्हें काली पराज, दोस्तों ये काली पराज का पहले नाम था रानी पराज। इस रानी पराज को नाम बदल के महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? यहाँ पर रानी पराज कर दिया था। रानी पराज के लोग उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करते थे। इन्हीं को क्या कहा जाता था? बंधुआ मजदूर कहा जाता था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब प्रथम ना पूछ रहा है तो भारतीय पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं। जबकि स्वर कोकिला हम लोग किसको कहते हैं? स्वर कोकिला लता मंगेशकर को हम लोग कहते हैं। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए हम लोग देखते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में वर्ष 1925 में 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वह भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। वह 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चोड़ियार ने किया था? कौन किया था? तो कौन सा अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट होगा। नागपुर अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो ये 1920 ईस्वी में अध्यक्षता हुआ था। कौन किया था? सी विजय राघव चोड़ियार ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति का घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों में से किसे अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत में प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो हम लोग देखते हैं 1920 में नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों में जन आंदोलन के प्रति अपनी नीति का प्रतिपादित हुआ।
इस नीति में कहा गया कि कांग्रेस रियासत में लोगों के आंदोलन समर्थन करेगी और उन्हें ब्रिटिश भारत के साथ एकजुट करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य धीरे धीरे रियासतों पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाकर उन्हें भारत का अभिन्न अंग बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो सबसे कम आयु में सबसे युवा पूछे, कम समय में मतलब क्या है, सबसे युवा, तो कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में अगर हम जानें तो 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्षीय को अध्यक्ष चुना गया। वह सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक आज़ादी से पूर्व सर्वाधिक समय तक वह अध्यक्ष रहे थे। 26 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगर लॉर्ड डफरिन की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 88 था। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, यह एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट है, इनके बारे में अगर हम जानें तो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। यह बात कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। कब? 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप ITIHAS इतिहास KIDUNIYA 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।